हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भवानी दादी को प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। दादी, शारदा, विराज और वीर लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ गए। दादी चाय पीते हुए बोली, छोरा, सबके सामने लाने से पहले एक बार हमसे मिला देता और हम सब की राय भी जान लेता। प्रतीक के जवाब देने से पहले ही शारदा बोली, माँ, मुझे तो लगता है उस लड़की ने हमारे बच्चे पर जादू टोना कर दिया है। जब से इसकी जिंदगी में आई है ये तो बस उसके ही गुण गा रहा है और अपने घर वालों की मर्जी तक नहीं पूछी इसने तो। दादी ने भी सहमति जताई और उठकर किचन की ओर चली गई। प्रतीक नाराजगी से बोला, माँ, आप ये सब क्या बोल रही हो? मैंने आपको कॉल पर बताया तो था। विराज भी नाराजगी से बोला, पार्टी के 1 घंटे पहले और पूछा नहीं, बस अपना फैसला बता दिया। तभी दादी नींबू हाथों में लेकर आई और प्रतीक के ऊपर से उसे फहराने लगी। प्रतीक कुछ बोलने वाला था कि दादी ने इशारों से बोलने को मना कर दिया। 7 बार अवारने के बाद वह पास खड़े नौकर को देते हुए बोली, इसे जलाकर बाहर फेंक दो। दोस्तों, मुझे नहीं पता अवारने को हिंदी में क्या कहते हैं, हमारे घर पर तो यही बोलते हैं। विराज अपनी बात को आगे कहते हुए बोला, उस लड़की का खानदान क्या है और उसके पिता करते क्या है? प्रतीक जवाब देते हुए बोला, पापा वो अनाथ है। जब वो 12th में थी तो उसके घर में आग लग गई थी और उसके माता पिता और भाई उसमें खत्म हो गए। दादी बोली, देख छोरा, उसके साथ हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन हमारे घर की बहू बनने के लिए उसे हमारे तौर तरीकों पर खड़ा होना होगा। विराज भी सहमति जताते हुए बोले, हाँ, हम ऐसे ही किसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बने देंगे। मुझे उसके पूरे परिवार की हिस्ट्री चाहिए, कौन थे, कहाँ रहते थे, सब कुछ। प्रतीक अपने परिवार वालों से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में सहमति जता दी। दूसरी ओर नित्या को वीर की बातों का बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह नीचे आई और दादाजी, विक्रम और निर्मला के पैर छुए और सबने आशीर्वाद दिया। निर्मला बोली, सदा सुहागन रहो। बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? नित्या जवाब देते हुए बोली, नहीं माँ, लेकिन आटे का हलवा बनाना आता है। निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, तुम आज अपनी पहली रसोई में यही बना लो। निर्मला और नित्या दोनों ही रसोई में गए। नित्या हलवा बनाने लगी तो वही निर्मला बाकी की रसोई की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद निर्मला और नित्या दोनों ने ही मिलकर डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट लगाया और नौकर को कहकर सभी को आने को कहा। वीर नित्या से नाराज जरूर था, लेकिन फिर भी वह डाइनिंग एरिया में आ गया और सबके साथ बैठ गया। नित्या ने सबसे पहले दादाजी को हलवा दिया और फिर बारी बारी से सबको। सरला हलवा खाते हुए बोली, भाभी, वाह क्या मस्त हलवा बनाया है, मजा ही आ गया। दादाजी भी बोले, सच में बिल्कुल शोभा के जैसा हलवा बनाया है। नित्या मुस्कुरा कर बोली, दादाजी उन्होंने ही हलवा बनाना सिखाया था। दादाजी बोले, तभी में एकदम सेम टेस्ट कैसे, ये लो तुम्हारे पहली रसोई का तोहफा। इतना बोल दादाजी ने नित्या के सामने एक ज्वेलरी बॉक्स किया। नित्या बोली, पर दादाजी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। निर्मला बोली, बेटा रख लो, ये तो शगुन होता है। नित्या ने हाँ बोल ले लिया। दादाजी बोले, खोल कर देखो तुम्हें पसंद है या नहीं, अगर नहीं आया तो हम इसे बदलवा देंगे।
नित्या ने वह बॉक्स खोला और उसमें नवरत्न हार था जिसे बड़ी ही बारीकी से बनाया गया था। निर्मला हैरानी से बोली, पिताजी ये तो माँ का हार है ना? दादाजी ने सहमति जताते हुए बोले, हाँ, ये तुम्हारी सास का ही है। मुझे आज भी याद है, उसने इसे बड़े ही शौक से बनवाया था। सरला तारीफ करते हुए बोली, वाह, दादी की चॉइस तो बहुत ही अच्छी थी। भाभी आप तो लकी हो, आपको ये पहनने को मिलेगा। नित्या मुस्कुरा दी लेकिन कुछ कहा नहीं। निर्मला के चेहरे पर हल्की सी जलन दिखी लेकिन उसने जल्द ही इसे छिपाते हुए बोली, हाँ बेटा, पिताजी ने ये हार मुझे भी कभी हाथ लगाने नहीं दिया। वास्तव में तुम लकी हो। फिर निर्मला, सरला और विक्रम ने एक एक करके नित्या को उसकी पहली रसोई का तोहफा दिया। दादाजी वीर को घूरते हुए बोले, ये तुम उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो? वीर ने बेरुखी से जवाब देते हुए बोला, चोट लग गई। नित्या ने वीर की ओर देखा पर कुछ कहा नहीं। दादाजी नाराजगी से बोले, पहली बार नित्या बेटा ने कुछ बनाया है, तारीफ तो कर ही सकता है। वीर फिर से बेरुखी से बोला, कोई खास नहीं बना। नित्या को मन ही मन गुस्सा आया और मन में बोली, चीनी की जगह नमक डाल कर देना चाहिए था। वैसे भी कड़वी जबान है, थोड़ी और हो जाती तो क्या ही फर्क पड़ता। विक्रम गुस्से से बोले, पापा, आप किसे बोल रहे हैं तारीफ करने के लिए, जिसे दूसरे के फीलिंग की कभी कोई कदर नहीं रही है। वीर की मुट्ठी गुस्से से कस गई लेकिन उसने पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया। जोर से मुट्ठी बंद करने से उसके हाथों से खून धीरे धीरे निकलने लगा था, जिसे नित्या ने देख लिया। दादाजी नाराजगी से बोले, अच्छा तारीफ ना सही लेकिन उसे पहली रसोई का तोहफा तो दे दे। वीर बेपरवाही से बोला, शाम को दे दूंगा, अभी मैंने खरीदा नहीं है। दादाजी को महसूस हो गया था कि दोनों के बीच जरूर झगड़ा जरूर हुआ है। शांति से बोले, अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा था कि नित्या को कल सभी मीडिया और रिश्तेदारों के बीच इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। वीर चम्मच प्लेट में रखते हुए गुस्से से बोला, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना बोल बिना किसी का जवाब सुने वह बाहर की ओर बढ़ गया। नित्या भी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, दादाजी मैं भी अपने ऑफिस जाती हूँ। बिना किसी के जवाब का इंतजार किए ही वह भी वीर के पीछे पीछे बाहर आ गई। निर्मला बोली, पापा, मुझे लगता है कि इनके बीच कोई झगड़ा हुआ है शायद, क्या हमें बात करनी चाहिए दोनों से? दादाजी खड़े होते हुए बोले, बहू वह दोनों बच्चे नहीं है, वह अपने आप अपना झगड़ा सुलझा लेंगे और तुम इन सब से दूर रहो तो ज्यादा ठीक है। दादाजी अपने कमरे की ओर बढ़ गए और सरला कॉलेज का बोलकर बाहर चली गई। निर्मला विक्रम की ओर देखते हुए बोली, क्या ये लड़की हमारे वीर के लिए सही रहेगी? इसने पहले ही दिन उसे लड़ाई कर ली। विक्रम जवाब देते हुए बोले, मुझे पापा की चॉइस पर यकीन है और वैसे भी आपने देखा नहीं आपका बेटा कितना ज्यादा गुस्सैल है, जरूर उसने ही कुछ किया होगा। निर्मला मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन वो बेवजह गुस्सा नहीं करता। विक्रम रूखेपन से बोले, ये तुम अच्छे से जानती हो उसे कितना गुस्सा आता है और कितना नहीं, लेकिन एक बात बोल देता हूँ, पापा की बात मानो और तुम उन दोनों से दूर रहो। पिछली बार तुम्हारी गलती की वजह से आज मेरा बेटा मेरे से सीधा मुंह बात नहीं करता, कभी ऐसा ना हो कि वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। अगर तुमने इस बार कुछ किया तो हमारा डिवोर्स पक्का है। इतना बोलकर विक्रम वहां से चले गए लेकिन निर्मला गुस्से से भर गई। दूसरी ओर वीर को आता देख ड्राइवर श्याम ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला।
वीर अंदर बैठ गया। ड्राइवर श्याम भी दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर दी, लेकिन वो कार आगे बढ़ा पाता उसे पहले ही नित्या कार का गेट खोल अंदर आकर बैठ गई। वीर हैरानी से नित्या को देखने लगा और घूरने लगा। नित्या श्याम को बोली, भैया मुझे ओबरॉय कंपनी छोड़ देना और कार में फर्स्ट एड बॉक्स है। श्याम ने सहमति जताई और जल्दी से नित्या को फर्स्ट एड बॉक्स देकर कार स्टार्ट कर दी। नित्या ने कॉटन निकाल उसे डेटल में डुबाया और रूखेपन में बोली, हाथ दीजिए अपना। वीर जो एक टक नित्या को घूर रहा था, वह हैरानी से बोला, क्यों? नित्या ने बिना वीर के सवाल का जवाब दिए ही उसका राइट हैंड आगे किया और डिटॉल वाले कॉटन से जख्म साफ करने लगी, लेकिन वह जानबूझकर उसने वीर के जख्म को दबाते हुए गुस्से से बोली, आप क्या छोटे बच्चे हैं? अगर किसी बात पर लड़ाई हो गई इसका ये मतलब थोड़ी है आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। जोर से दबाने पर वीर की आह निकल गई। नित्या वीर की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ, दर्द हुआ? वीर ने हाँ में सर हिला दिया। नित्या गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, आप इसी के लायक हैं। नित्या को अपनी यूं फिक्र करते देखकर वीर का गुस्सा शांत हो गया और वह बड़े ही प्यार से नित्या को अपनी परवाह करते हुए देखने लगा। नित्या अब धीरे धीरे से फूंक मारकर डिटॉल से जख्म साफ करने लगी और फिर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। वीर शांति से बोला, थैंक यू, लेकिन नित्या ने वीर से मुंह फेर लिया और उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। वीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नित्या से कैसे बात करे। कार में खामोशी सी छा गई। वीर बार बार नित्या की ओर तिरछी नजरों से देख रहा था, जिसका नित्या को भी एहसास था। तभी श्याम ने कार रोकते हुए बोला, मैडम, ओबरॉय कंपनी आ गई। नित्या ने कार का दरवाजा खोल निकलने लगी, लेकिन रुककर उसने वीर की ओर देखते हुए शांत लहजे में बोला, किसी भी रिश्ते में विश्वास होना जरूरी होता है। अगर मैंने दिल से आपको पति नहीं माना होता तो कल मैं आपके साथ अपने रिश्ते को कभी आगे नहीं बढ़ाती। इतना बोलकर नित्या दरवाजा बंद कर वहां से चली गई। वीर जाती हुई नित्या को एक ही टक देख रहा था और उसकी कही गई बात को सोचने लगा और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मन ही मन बोला, गलती कर दी मैंने। बीवी को देखकर लगता है वो इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाली है, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी ओर 1 घंटे से दादी और शारदा प्रिया का नीचे आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन प्रिया नीचे नहीं आई। दादी शारदा को बोली, ये छोरी नहाने हरिद्वार चली गई क्या, जो अब तक नहीं आई? शारदा बोली, माँ, मैं देख कर आती हूँ। इतना बोलकर शारदा प्रतीक के कमरे की ओर बढ़ गई। प्रतीक के कमरे में प्रिया ने नहाकर येलो कलर का सूट पहन लिया और वो मिरर के सामने खड़ी होकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। तभी प्रतीक कमरे में आया ताकि वो प्रिया को थोड़ा समझा सके कि दादी और उसकी माँ को कैसे इम्प्रेस करे, लेकिन प्रिया को सूट में देखकर वह तो वही जम सा गया था। प्रिया येलो सूट उसके गोरे बदन पर और भी ज्यादा खिल रहा था। ऊपर से उसके भीगे बाल से टपकता पानी उसके बदन पर चमक रहे थे, जिसे वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और उसके होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक प्रतीक को रिझाने का काम कर रही थी। प्रतीक जल्दी से आगे बढ़ा और प्रिया को कमर से थाम लिया। उसके बाल एक साइड कर वो उसके कंधे को चूमते हुए बोला, तुम बहुत सी सुंदर और प्यारी लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें अभी ही कच्चा खा जाओ। प्रिया प्रतीक की ओर घूमी और नाराजगी से बोली, नीचे आपके घर वाले आए हुए हैं और आपको रोमांस सूझ रहा है।
प्रतीक प्रिया को कमर से पकड़ अपनी ओर खींचा, जिसे प्रिया का सीना प्रतीक से जा लगा और दोनों के होठ भी एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए। प्रतीक सिडक्टिव आवाज में बोला, हाँ तो वो तो नीचे है और हम हमारे कमरे में तो रोमांस अलाउ है। प्रिया बोली, अगर कोई आ गया तो? प्रतीक जवाब देते हुए बोला, कोई नहीं आएगा, वैसे भी वो इतना लंबा सफर तय करके आए तो अभी तक अपने कमरे में जाकर आराम कर रहे होंगे। तुम वो सब छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो बस, बाकी मैं देख लूंगा। प्रतीक की बात सुनकर प्रिया को थोड़ा चैन महसूस हुआ और प्रतीक के होठ पर किस करते हुए बोली, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। प्रतीक नाराजगी से बोला, इतना छोटा थैंक यू? प्रिया कंफ्यूजन से प्रतीक की ओर देखने लगी। प्रतीक ने अपने होठों की ओर इशारा किया, तब प्रिया को प्रतीक की बात समझ आई और उसने प्रतीक के होठ पर होठ रखकर उसे किस करने लगी और वक्त के साथ उसका वो किस और भी ज्यादा डीप और इंटेंस होने लगा। प्रतीक ने किस करते हुए प्रिया के सूट की चुन्नी को नीचे फर्श पर फेंक दिया और बैक पर हाथ फेरते हुए उसके सूट के चैन को खोल दिया और उसके अंडरवियर के हुक को उसकी गोरी मुलायम पीठ को सहलाने लगा। प्रिया की सांसें बेकाबू हो चली थी और प्रतीक का हर एक टच उसके बदन को पिघला रहा था। वह प्रतीक के करीब और करीब खुद को महसूस करने लगी। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे। तभी धम की आवाज से कमरे का दरवाजा जोर से खुला और शारदा गुस्से से अंदर आते हुए बोली, छोरी, नहाने में इतना समय लगता है क्या? लेकिन अपने सामने का नजारा देख वह हैरान हो गई और गुस्से से बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? शारदा की जोर से आवाज सुनकर दोनों ही अपने होश में वापस आए। ये तो शुक्र था कि दोनों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कपड़े बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त थे। शारदा गुस्से से बोली, दोनों कपड़े सही करके नीचे आओ। प्रतीक और प्रिया दोनों ही शर्म से लाल हो गए और प्रिया की आंखें नम हो गई। शारदा के जाते ही वो प्रतीक को गुस्से से बोली, आपने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? प्रतीक बेचारगी सा मुंह बनाते हुए बोला, वो आदत नहीं। दूसरी ओर कंपनी के अंदर जाने से पहले नित्या ने अपने मंगलसूत्र और सिंदूर को छुपा लिया था, लेकिन सब कोई उसे साड़ी में देखकर हैरान थे। लेकिन सब कोई नित्या को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, खासकर ऑफिस के सभी लड़के। अपनी तारीफ सुनकर नित्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बॉयज, अगर आप भी लड़की को खुश करना चाहते हो तो उनकी तारीफ करते रहा करो। नित्या अपनी डेस्क पर बैठी ही थी कि वहां पर शौर्य, प्रतीक का असिस्टेंट, आया। नित्या की ओर देखते हुए बोला, वाओ नित्या, आज तो तुम साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हो। नित्या मुस्कुराकर बोली, थैंक यू शौर्य सर। शौर्य आगे सीरियस होकर बोला, नित्या, आज बॉस के परिवार वाले आए हैं, इसलिए वो ऑफिस नहीं आ सकते और तुम्हें तो पता है कल तुम्हें और बॉस को लंदन जाना है। नित्या बोली, प्रतीक सर नहीं जा रहे। शौर्य बोला, वो जा रहे हैं, लेकिन उनको उस प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन करना है, इसलिए तुम्हें ये फाइल लेकर उनके घर जाना होगा। नित्या बोली, सर मैं उनके घर कभी गई नहीं और मुझे अजीब भी लग रहा है, क्या हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिस्कस नहीं कर सकते? शौर्य नित्या को समझाते हुए बोला, इसमें अजीब कैसा, तुम बस काम से जा रही हो, मैं भी साथ चल देता, लेकिन तुम्हें पता है ना बॉस ऑफिस नहीं आते तो मेरा कितना काम बढ़ जाता है। नित्या ने सहमति जताई और आखिर में वो वीर के घर जाने के लिए मान गई। दूसरी ओर वीर अपना लैपटॉप ऑन करके बैठा हुआ था और उसमें सीरियस होकर देख रहा था।
अनंत ने दरवाजा नॉक किया पर वीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अनंत ने फिर थोड़ा जोर से नॉक किया, तब जाकर वीर को सुनाई दिया और वो लैपटॉप में देखते हुए बोला, कम इन। अनंत अंदर आया और फाइल टेबल पर रखते हुए बोला, सर, ये आपकी अगली मीटिंग की फाइल्स है, आप एक बार इसे देख लेते तो अच्छा होता। लेकिन वीर ने अनंत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनंत कंफ्यूजन से वीर को देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर बॉस ऐसा क्या कर रहे हैं जो आज पहली बार उन्होंने किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अनंत धीरे धीरे वीर के लैपटॉप को देखने के लिए आगे बढ़ा और लैपटॉप को देखकर उसकी हंसी छूट गई। अचानक से अपने पास से हंसी आते देख वीर का भी ध्यान टूट गया और अनंत को पास देखकर उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। दरअसल वीर लैपटॉप पर सर्च कर रहा था कि रूठी हुई पत्नी को कैसे बनाए। टू बी कंटिन्यू। आखिर शारदा प्रतीक और प्रिया की शादी से पहले की नज़दीकी को एक्सेप्ट करेगी या नहीं? क्या प्रिया अपनी सास के मन में जगह बना पाएगी? वीर को जब नित्या के प्रतीक के घर जाने का पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वह नित्या को मना पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।